नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आधुनिक भारत की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और इस जानकारी के साथ कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अब यहाँ से आधुनिक भारत की जो वीडियो है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों पीछे हम लोग भाग 10 तक देख चुके हैं कि किस तरह से 1757 से लेकर के 1858 तक का जो टाइम रहा या 1857 का समय कह दें, तो उसके दौरान ब्रिटिश जो नीतियां रही वो किस प्रकार से रही और जो महत्वपूर्ण जो प्रयोग किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में अपना जो उपनिवेश स्थापित करने से लेकर के वित्तीय और औद्योगिक जो गतिविधियां रही उन सबको लेकर के। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि 1757 से लेकर के और फिर 1858 और उसके बाद अगर पूरा हम लोग देखें 1947, तो पूरे ब्रिटिश इतिहास में जो ब्रिटिश पूंजीवाद है उसके कितने चरण रहे और उसके साथ साथ दोस्तों प्रारंभिक कुछ जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई गई उनको हम लोग देखेंगे। और दोस्तों पूरा ये जो वीडियो होगा खास करके फोकस्ड होगा हम लोग, क्योंकि 1858 की क्रांति, फिर इधर 1858 के बाद का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। तो 1857 की जो क्रांति है दोस्तों वहां तक के वीडियो को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और सबसे पहले तो देख लिया जाए दोस्तों कि ब्रिटिश जो पूंजीवाद रहा, यानी भारत में ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपने जो मजबूत किए अपने पैर, तो उसके चरण अगर हम लोग देखें तो वो किस प्रकार से रहे। और दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और इस पर आधारित जो सवाल बनेंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहां पर ब्रिटिश पूंजीवाद की, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिश पूंजीवाद की। तो दोस्तों ब्रिटिश पूंजीवाद के 3 चरण विभाजित होते हैं, 3 चरण विभाजित होते हैं, हमको याद रखना है। पहला चरण दोस्तों इसमें देखिएगा वाणिज्यिक पूंजीवाद का कहलाता है। वाणिज्यिक पूंजीवाद। और दोस्तों वाणिज्यिक पूंजीवाद की हम लोग अगर बात करें तो 1757 से लेकर के और फिर 1813 तक। ठीक है दोस्तों, वाणिज्यिक पूंजीवाद की अगर हम लोग बात करें तो 1757 से लेकर के 1813 तक वाणिज्यिक पूंजीवाद रहा दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा चरण यहां पर बढ़ता है औद्योगिक पूंजीवाद का। इसको बहुत आराम से समझते हैं दोस्तों, पूरा औद्योगिक पूंजीवाद का। और अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 1813 टू 1857 तक, 1857 तक, यानी क्रांति तक का ये महत्वपूर्ण जो हिस्सा है औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत बढ़ता है। और फिर दोस्तों अगर इसके बाद के अगर हम लोग देखें कि इसके बाद के क्या लक्षण रहे, तो वित्तीय पूंजीवाद। तीसरा चरण क्या बढ़ता है दोस्तों? वित्तीय पूंजीवाद। देखिएगा पूरी वीडियो पे आप कंटिन्यू रहिएगा, पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। तो इसको अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 1857 के बाद से लेकर के और फिर 1947 तक, यानी जब तक कि भारत फ्री नहीं हो गया तब तक ये चलता रहा। तो सबसे पहला जो बात यहां पर करेंगे, शब्द यहां पर आता है पूंजीवाद। ठीक है दोस्तों, तो एक विचारधारा से जोड़ सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स भारत में आए, या ब्रिटिशर्स ही क्या पूरे यूरोपियों को अगर हम लोग देखें तो भारत में आया तो उनका एक ही लक्ष्य रहा कि किस प्रकार से भारतीय जो, तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया कि यहां पर जो ब्रिटिश पूंजीवाद रहा, तो क्वेश्चन यहां पर ऐसे भी बनाता है कि भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद के कितने चरण हैं। तो हमको याद रखना है कि भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद के 3 चरण बनते हैं। कौन कौन से दोस्तों? वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। दोस्तों क्योंकि पूरी जो मंशा थी ब्रिटिशर्स की या यूरोपियों की, वो भारत में आकर के भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना, यानी कि जितने भी यहां पर संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा दोहन करना और उसको ले जाकर के अपने देश को समृद्ध बनाना। तो इसी के नजरिए को अगर हम लोग देखें तो शब्द यहां पर निकल करके आया दोस्तों पूंजीवाद। तो क्योंकि इस पूंजीवाद के क्रम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहला चरण है दोस्तों वाणिज्यिक पूंजीवाद का। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंतर्गत आपने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए भारत में एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्रारंभ में। तो 1757 से लेकर के 1813 तक, यानी जब तक कि
उनकी जड़ें भारत में अलग अलग जो क्षेत्रीय राज्य थे या अलग अलग जितने भी भारतीय राज्य थे वहां तक मजबूत नहीं होती गई, तब तक उनकी जो प्रारंभिक जो मंशा थी वो व्यापार को लेकर के ही थी। तो ये यहां से हम लोग इसको वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। और 1757 से लेकर के 1813 तक ये समय हम लोग का बढ़ता है, यहाँ पर देखेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद का। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से जितना भी ज्यादा हो सकता था प्रारंभिक जो लूट थी, और या कह लिया जाए कि लूट घसोट जितनी भी रही अंग्रेजों की, वो सब कुछ यहाँ पर किया। तो इसलिए 1813 तक के समय को हम लोग यहाँ पर वाणिज्यिक यानी व्यापारिक गतिविधि के दौरान देखते हैं, और व्यापार को बढ़ाने का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। तो पहला जो चरण होता है दोस्तों ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का कहलाता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद कितने चरणों में बढ़ता है, तो इजिली उसका आंसर आप दे सकते हैं 3 चरणों में बढ़ता है। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा दोस्तों दूसरा चरण जैसे कि यहां पर आपको दिखाया गया औद्योगिक पूंजीवाद। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि 1770 दोस्तों ये वो समय है जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। यानी औद्योगिकरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ब्रिटेन में 1770 में प्रारंभ हुआ। अब उद्योगों के आने से जो परंपरागत जो तरीका था वो काफी ज्यादा उसमें बदलाव आया। अच्छा, क्योंकि भारत में स्थितियां जो थी वो परंपरागत ही रही। तो 1813 में जब कुछ मजबूत स्थिति में पहुंच गए ब्रिटिशर्स, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत में औद्योगिक पूंजीवाद की नीति अपनाई। और वो कैसे अपनाई? क्योंकि आपको पता है कि जितना भी रॉ मटेरियल होता था दोस्तों, कच्चा माल जितना भी होता था, क्योंकि उनकी मशीनों के लिए जितना भी यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए वो सब कुछ वो भारत से चाहते थे। और उसके लिए फिर उन्होंने एक, अगर देख लिया जाए यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से कि जोर जबरदस्ती वाला, या फिर कह दिया जाए कि जितना भी उनको रॉ मटेरियल का हिस्सा चाहिए था उसके लिए उन्होंने नकदी फसलें या अगर दूसरे प्रकार के खाद्यान्न फसलें थी तो उनको उन्होंने बंद करवाया। खाद्यान्न फसलों के स्थान पर उनको अफीम या कह सकते हैं कि नील वगैरह या सूती वस्त्र, कॉटन, ये सब कुछ चाहिए था। तो वो सब उन्होंने प्रारंभ किया। यानी एक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ उन्होंने भारत में औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म दिया। और कब तक दोस्तों ये चला? 1857, जब तक की क्रांति नहीं हो गई पहली। तो दोस्तों 1770 में हमको याद रखना है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज जो थे वो बिल्कुल सीमित थे, और फिर इसके बाद उन्होंने इसका जो पूरा जो स्थान था वो भारत को ही चिन्हित किया। तो भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का जो चरण बढ़ता है वो दूसरा बढ़ता है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कोशिश की गई। दोस्तों आपको पता है एक व्यक्ति हैं जॉन सुल्विन, आपने इनका कथन देखा होगा कई बार, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया होगा। ये मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर थे, मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर थे। इन्होंने इस औद्योगिक चरण की कुछ इस तरह से भी व्याख्या की, इन्होंने कुछ इस तरह से भी लिखा कि भारत में जो ब्रिटिश औद्योगिकरण था या ब्रिटिश जो पूंजीवाद था वो कुछ इस प्रकार से था, या ब्रिटिश प्रशासन जो था कुछ इस प्रकार से था कि वो गंगा के किनारे से चीजों को गंगा से सोख कर और वो टेम्स के किनारे निचोड़ देता था। उन्होंने एक इस तरह से कथन भी कहा कि गंगा के किनारे से सोख कर और टेम्स के किनारे निचोड़ दिया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत से सब कुछ ले जा करके और ब्रिटेन में स्थापित करने का जो कार्य है वो लगातार चलता रहा। और दोस्तों इस दौरान अगर हम लोग देखें कि जो भारत में अन्य जो व्यवस्थाएं रही या आर्थिक जो गतिविधियां रही वो पूरी तरह से अब निर्भर हो गई थी अंग्रेजों के हिसाब से। अंग्रेज यानी ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए जितनी भी नीतियों को तय करते थे, उन्हीं नीतियों के अनुसार ही पूरा जो राजस्व व्यवस्थाएं थी और उन सबको लेकर के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ पहुंचाने का जो उद्देश्य रहा वो ब्रिटेन को। तो दूसरे चरण को हम लोग यहाँ पर औद्योगिक के विकास की बात करेंगे। अब सबसे खास बात यह रहा दोस्तों, इसमें जो नुकसान हुआ वो भारतीय परंपरागत या भारतीय व्यापार को हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो यहां से कच्चा माल जो खरीदते थे कम दामों में और उसको ले जाकर के ब्रिटेन में चीजों को तैयार करते थे और फिर उसको ले जाकर के भारत में उच्च दामों पर बेचते थे। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें यहां पर तो बेनिफिट जो रहा वो ब्रिटिशर्स का लगातार बढ़ता गया और फिर उसके बाद क्योंकि
जब 1857 की क्रांति हो गई तो आपको पता है कि जो व्यवस्था थी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब कुछ भंग किया गया। और फिर उसके बाद एक जो सेंट्रल यानी केंद्रीय जो प्रशासन होता है वो सीधे ब्रिटेन के पास हस्तांतरित हुआ। और फिर उसके बाद दोस्तों वित्तीय पूंजीवाद का जो दौर चला 1857 से लेकर के फिर लास्ट में 1947 तक। तो इस दौरान दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि वित्तीय जो पूंजीवाद रहा तो इसको बढ़ावा देने के लिए अगर हम लोग देखें तो एक तरह से एक उपनिवेश का ज्यादा से ज्यादा पूंजी का जो निर्यात था वो यहां पर किया गया दोस्तों। और उदारवादी जो नीतियों के स्थान पर दोस्तों जो प्रतिक्रियावादी जो नीतियां रही वो यहां पर बन करके आई ब्रिटिशर्स की। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रिटिश जो पूंजीवाद रहा वो अलग अलग 3 चरणों में यहां पर विभाजित होता है दोस्तों। अब इस पूरे ड्यूरेशन के साथ ही साथ देखते हैं जल्दी से यहां पर कि 1857 के पहले की जो चीजें हैं वो किस प्रकार से यहां पर घटित होती हैं। और इसके साथ साथ जल्दी से फिर देख लिया जाए दोस्तों कि भारत में जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी तो वो किस प्रकार से बढ़ती हैं। तो भू राजस्व व्यवस्थाओं की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहां पर भू राजस्व व्यवस्थाओं को अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते हैं सभी परीक्षाओं में। भू राजस्व जो प्रणाली रही ब्रिटिशर्स की, तो भू राजस्व प्रणाली को लेकर के अलग अलग क्या प्रयोग किए गए भारत में वो आपको पता है दोस्तों। भू राजस्व प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि एक नाम आता है स्थायी बंदोबस्त का। कुछ भागों में प्रारंभ में शुरुआत किया गया स्थायी बंदोबस्त का, एक ये नाम आता है भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कुछ स्थानों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई, रैयतवाड़ी, और कुछ स्थानों पर महालवाड़ी की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये जो भू राजस्व व्यवस्थाएं 3, ये तो हमको खास करके याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये भू राजस्व व्यवस्थाएं भारत में प्रचलित रही ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये हैं क्या क्या और इनका जो प्रचलन है भारत में किसके द्वारा किया गया, और फिर इनसे बनने वाले सवाल जो होते हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको डिटेल में अलग पूरा ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों भू राजस्व प्रणालियों की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग से 3 प्रकार से बढ़ती हैं। अस्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इस्तमरारी और दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता है। दहसाला व्यवस्था इसलिए इसको कहा गया दोस्तों कि प्रारंभ में जो अधिकार दिया जाता था वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता था। और दूसरी व्यवस्था है दोस्तों रैयतवाड़ी, और जबकि तीसरी व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर महालवाड़ी। तो इसको दोस्तों अलग अलग क्रम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, प्रारंभ इसका किसने करवाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बनाया जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ भारत में किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसका प्रारंभ किया। दोस्तों यह भारत में बात की जाए बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक, इन हिस्सों में इसको लागू किया गया। और दोस्तों इसके माध्यम से जो 19% जो ब्रिटिश भारत था उसके 19% भाग पर इसको लागू किया गया। तो प्रश्न कई बार ऐसा भी बनाएगा कि ब्रिटिश इंडिया के कितने प्रतिशत भाग पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, तो आंसर दोस्तों हमको याद रखना है 19% भाग पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत यह कह दिया गया कि अब व्यवस्था इसके अंतर्गत क्या की गई, जैसा कि नाम इसका है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि जितनी भी भूमियां हैं, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह पर जाकर के जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो राजस्व वसूल नहीं पाएंगे, तो इसके अंतर्गत उसने क्या सोचा कि एक स्थानीय तौर पर इसकी बोली लगवाई जाए और जो क्षेत्रीय लोग हैं इस बोली में वो हिस्सा लें। तो जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को राजस्व वसूलने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यवस्था को अपनाया गया। और एक पूरे क्षेत्र के लिए जैसे किसी व्यक्ति ने बोली लगाई तो उसको कह दिया गया कि हाँ ठीक है, आप यहाँ इस पूरे क्षेत्र का जो राजस्व है वो वसूल करके कंपनी के पास पहुंचाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आप देंगे। तो उस व्यक्ति को एक प्रारंभिक जो अधिकार रहा वो 10 वर्ष के लिए दिया गया। अब वो व्यक्ति क्या करता था कि राजस्व वसूलता था और राजस्व वसूल करके वो कंपनी को देता था। इस क्रम में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 10/11 भाग जो है वो कंपनी को देना होता था, यानी
10वां हिस्सा, 11 में से 10वां हिस्सा कंपनी को देना होता था, और एक खर्च के रूप में एक जो हिस्सा था वो जमींदार अपने पास रखता था। तो दोस्तों इस सोच को लेकर के जब व्यवस्था प्रारंभ की गई तो इससे जो आर्थिक शोषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। कारण क्या रहा? क्योंकि इसके अंतर्गत ये भी देखा गया दोस्तों कि अब कंपनी ने तो जिम्मेदारी दे दी राजस्व वसूलने की, तो उनको मतलब नहीं होता था कि अब आए या ना आए, फसल उत्पन्न हुई और जो भी अनाज आया, जो भी फसल आई, तो उसके अंतर्गत फिर क्या हुआ कि जो जमींदार होता था वो जमींदार सब पूरे टैक्स यानी पूरा जो फसल वसूल करके टैक्स उसको फिर पहुंचाता था कंपनी के पास। तो इससे धीरे 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 क्या हुआ कि जो जमींदार थे उनका जो शोषण है वो आम जनता पर, किसानों पर बढ़ता गया। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि मान लीजिए फसल खराब हो गई, किसी कारणों से फसल खराब हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई या कुछ भी। अच्छा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर उन्नत प्रकार का तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी कृषि की, तो अगर फसल यहाँ पर खराब हो गई तो उसको लेकर के फिर ये भी देखा गया कि क्योंकि अब राजस्व तो चाहिए, तो एक शोषण वाला जो कार्य होता था जमींदारों का किसानों के प्रति वो यहाँ पर लगातार जारी रहा। और इसके अंतर्गत ये भी देखा गया कि ये अस्थायी इसलिए कह दिया गया क्योंकि एक शुरुआत में तो इसको 10 साल के लिए गया, फिर उसको आगे बढ़ा वही व्यक्ति जिसको ये राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, फिर उसी के ही पता चला पुत्र या उसके पुत्र फिर ये लगातार उसको वसूलने का कार्य करते रहे। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो जमींदारी व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत से इंपैक्ट ये आया, इसका प्रभाव ये आया कि किसानों पर इसका जो आर्थिक रूप से शोषण है या शारीरिक रूप से जो शोषण है वो लगातार प्रताड़ित करते थे। और राजस्व कई बार ऐसा होता था कि किसान न दे, अगर दे पाए तो उसके लिए उनको दंडित भी करते थे, सजा भी देते थे। तो इस तरह से एक जमींदारी जो व्यवस्था थी बड़े पैमाने पर उसको इसने जन्म दिया। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको जमींदारी या स्तंभदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभ में 10 साल के लिए दिया गया तो इसको 10 साला व्यवस्था भी कहा गया। और स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों एक परमानेंट जो संबंध है यहाँ पर टैक्स का उसको यहाँ पर निर्धारित किया गया, तो इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन दोस्तों हमको यहाँ पर क्या क्या याद रखने हैं? सबसे पहले भू राजस्व प्रणाली की स्थायी बंदोबस्त आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनाता है दोस्तों, एकदम से इसको कंफर्म कर लीजिए, रट लीजिए कि स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया भारत में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक हिस्सों में। और 19% जो ब्रिटिश इंडिया था वो 19% भाग पर लागू किया गया, जिसमें जो टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी थी वो एक संबंधित क्षेत्र के एक जमींदार को, एक जो व्यक्ति होता था उसको दी गई। और 10/11 हिस्सा जिसमें कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग जो जमींदार होता था तो टैक्स वसूलने संबंधी जितना भी उसका खर्च आता था उसके लिए वो अपने पास रखता था। अब दोस्तों इसमें देखिए एक प्रकार का जो फ्रॉड है या कह दिया जाए कि एक घूसखोरी जो है वो यहां से देखने को मिली। अच्छा, इसके पीछे रीजन ये आया कि कई बार ऐसा होता था कि जो जमींदार होते थे वो कंपनी के पास जाकर के सीधा ये भी बोलते थे कि इस क्षेत्र में ये फसल जो है वो नहीं हुई या कम राजस्व मिला तो इसलिए हम आपके पास इतना जमा कर रहे हैं। जबकि कई बार ऐसा होता था कि उस क्षेत्र में पर्याप्त उपज होती थी, पर्याप्त जो धन है वो भी मिलता था, लेकिन उसको जमींदार अपने पास रख लेते थे। तो एक चोरी करने वाली जो व्यवस्था थी, जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी दोस्तों, उसको भी यहां से थोड़ा सा बढ़ावा मिला, थोड़ा सा बल मिला। तो आई होप ये बातें यहां पर आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं जल्दी से यहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई 1820 में। दोस्तों इसके साथ साथ एक नाम यहां पर और आता है कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, ठीक है दोस्तों। तो रैयतवाड़ी की अगर हम लोग से बात यहां पर की जाए तो रैयतवाड़ी में हमको याद रखना है कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा यहां पर इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया 1820 में। ये नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, कई बार इसको भी रखते हैं वहां पर। तो मुख्य जो इंप्लीमेंट रहा क्योंकि थॉमस मुनरो के ही द्वारा लागू करवाया गया। और ये कहां हुई? बंबई, मद्रास और असम में। और ये जो ब्रिटिश इंडिया था उसके 51% भूभाग पर इसको जो है लागू किया गया। अब दोस्तों इसका मतलब यहां पर समझिए रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है। रैयत का मतलब यहां पर दोस्तों जमीन से होता है, जितनी भूमि किसान के पास उपलब्ध है उससे मतलब होता है। तो इस बात को नोटिस किया थॉमस मुनरो ने कि जैसा कि पीछे दोष बहुत थे स्थायी बंदोबस्त के, दोष उसमें क्या थे? एक तो जमींदारी को बढ़ावा मिला, आर्थिक रूप से जो प्रेशर था वो भी वहां पर क्रिएट करते थे जमींदार किसानों पर। तो उसने इसमें इन्हें क्या किया? बांट दिया। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी के अंतर्गत क्या किया कि जितनी जितनी भूमि जिस जिस किसान के पास संरक्षित है
क्योंकि उस क्षेत्र पर अधिकार ब्रिटिशर्स का हो गया। तो वो ये करते थे कि जिस किसान के पास जितनी भी भूमि है उसका जो राजस्व होता था स्वयं किसान कंपनी को दे। तो इसलिए इसका नाम दिया गया दोस्तों यहां पर रैयत। रैयत का मतलब आप कृषि खेती या संबंधित भूमि से समझेंगे, तो रैयत का मतलब आप किसे समझेंगे, भूमि से। ठीक है, तो राजस्व वसूलने की जो जिम्मेदारी रही दोस्तों वो किसानों के ही पास रही, यानी राजस्व की जो जिम्मेदारी थी वो किसान के पास थी। पूरक भूमि का जो राजस्व होता था वो कंपनी को देना होता था, इसलिए इसका नाम दिया गया रैयतवाड़ी। अपनी अपनी भूमि अपने संबंधित क्षेत्र का जितना भी टैक्स है वो कंपनी को आपको देना है। और 51% ब्रिटिश भारत पर इसको लागू किया गया। और दोस्तों इसमें जो टैक्स की दर थी, जैसे अभी यहां पर आपने देखा कि 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था, तो 33% से 56% यानी उपज का 33% से 56% पर अलग अलग ये दर थी जो ये पहुंचानी होती थी। तो हमको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो कैप्टन रीड के साथ साथ थॉमस मुनरो ने इसको प्रारंभ किया। कहां कहां पर, बंबई, मद्रास और असम। कई बार दोस्तों यही पूछता है स्थान। अब इसको हम लोग ऑन मैप भी देख लेंगे। और 51% भूभाग पर यह लागू हुई। और दोस्तों राजस्व की जो जिम्मेदारी थी वो किसान पर सौंपी गई, और अपने रैयत यानी अपनी जो कुल भूमि है उसकी उपज का जो वास्तविक जो मूल्य यानी मिलना था कंपनी को वो किसान स्वयं देता था। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये रखा गया। अब दोस्तों बात हम लोग अगर करें यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था की, जो कि बाद में विलियम बेंटिंग के द्वारा 1833 में प्रारंभ की गई। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता है कि महालवाड़ी व्यवस्था का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो किसने तय किया। तो दोस्तों इसका प्रारूप जो है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, मार्टिन बर्ड के द्वारा बनाया गया। महालवाड़ी व्यवस्था का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर समझ लीजिएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारूप है वो किसने विकसित किया। तो हमको याद रखना है मार्टिन बर्ड के द्वारा विकसित किया गया। अब दोस्तों महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो विलियम बेंटिंग ने 1833 में प्रारंभ की। अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब। आराम से इसको समझिएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था होती क्या थी दोस्तों। अब महाल का मतलब यहां से पूरे गांव से होता था। कैसे, जैसे अभी भी आपको बताया गया पिछली व्यवस्थाओं में कि एक तो जिम्मेदारी सौंप दी गई कि पूरे क्षेत्र के जमींदार, पूरे क्षेत्र एक क्षेत्र बांट दिया गया, जमींदार को कह दिया गया कि आप टैक्स वसूल करके कंपनी को दीजिए। एक व्यवस्था ये कर दी गई थी यहाँ पर कुछ अलग अलग क्षेत्रों में ये कह दिया गया कि भाई जिसके पास जितनी भी भूमि है वो अपनी अपनी भूमि का जो राजस्व है वो कंपनी को देगा। लेकिन यहां पर विलियम बेंटिंग ने क्या किया, ये तय कर दिया कि भूमि और जमींदार नहीं बल्कि महाल का अर्थ पूरा क्षेत्र या गांव से होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे मान लीजिए कि एक गांव में जैसे 10 किसान रह रहे हैं। अब 10 किसान के पास पता चला कि 150 बीघे की जमीन है या 100 बीघे की जमीन है, तो उस पूरे 100 बीघे के अनुसार राजस्व को फिक्स किया गया। इसीलिए इसको नाम दिया गया दोस्तों महाल। महाल का अर्थ है गांव, यानी पूरे क्षेत्र का राजस्व ये यहां पर निर्धारित किया गया। तो महालवाड़ी व्यवस्था इसको नाम दिया गया। और दोस्तों ये अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य में प्रारंभ की गई। पूरे जो ब्रिटिश इंडिया के लगभग 30% हिस्से पर महालवाड़ी व्यवस्था रही दोस्तों। अब अभी हमने आपको बताया ही कि महाल का अर्थ है गांव, यानी पूरे गांव पर ये हिस्सेदारी को छोड़ा गया कि गांव का यानी महाल जो पूरा है वो जो भू राजस्व है वो वसूल करके कंपनी को दे। अब इकट्ठा करने की बात यहां पर आई, वसूलने की नहीं, क्योंकि वसूलने के लिए यहां पर भी अधिकारियों को रखा गया। अब 60 से 66% जो टैक्स रही वो यहां पर बढ़ाई गई, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे राज्य हैं जो सबसे समृद्ध हैं उपज में भारत में। तो अवध, यहां पर मध्य प्रांत इसको समझेंगे अभी क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं होता था ये, मध्य प्रांत और पंजाब, इन क्षेत्रों में ये महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो आइए दोस्तों यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, वो सब कुछ अलग अलग अब थोड़ा सा क्लियर रखना है। हमने बताया ज्यादातर फोकस आपको क्या करना है कि भू राजस्व की व्यवस्थाएं कौन सी रही, वो प्रारंभ किसने किया और किन क्षेत्रों पर प्रारंभ हुई। बाकी टैक्स की दरें और कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू होती हैं ये बहुत कम पूछा जाता है। और इसको रटने की बजाय आप ये बात समझ लीजिएगा कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या था, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब क्या होता था, महाल का मतलब क्या होता था। तो उसके अनुसार अगर चीजों को थोड़ा सा आप अपने स्तर से एनालिसिस करेंगे तो चीजों को आराम से भी समझ सकते हैं और ये बता भी सकते हैं। तो अभी फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालवाड़ी मैंने बताया महाल का अर्थ यहाँ पर गांव से, तो पूरे गांव को फिक्स कर दिया जाता था, पूरे गांव को निर्धारित कर दिया जाता था और उसके हिसाब से राजस्व जो है वो वसूला जाता था। जबकि रैयतवाड़ी में हम लोगों ने पढ़ा कि भूमि के अनुसार, यानी एक किसान के पास कितनी भूमि उपलब्ध है उस भूमि की उपलब्धता के अनुसार यहाँ पर राजस्व को निर्धारित किया जाता था।
जबकि स्थायी बंदोबस्त में व्यवस्था ये थी कि किसी भी क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता था जो कि उन्हीं गांव से ही रिलेटेड होता था, जिसको जमींदार का एक नाम दिया गया और जमींदारी व्यवस्था में इसको कह दिया गया। तो वो व्यक्ति वसूल करके राजस्व कंपनी को देता था। तो इससे भ्रष्टाचार की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई इसमें। ठीक है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त में तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको एडिसीज आपको याद रखना है। अब इसको एक बार क्षेत्रों की बात अगर आए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रटने में स्टेट आप भूल जाएंगे, तो जल्दी से ऑन मैप स्टेट को, यानी जिन जिन क्षेत्रों पर ये व्यवस्थाएं थी उनको हम आपको यहां पर जल्दी से बताते हैं। तो चलिए ऑन मैप एक बार इसको देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर मैप पर देख पा रहे हैं कि भू राजस्व जो व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, वो भारत के किन किन क्षेत्रों में अलग अलग प्रचलित थी। तो उसको आप ऑन मैप देख करके भी माइंड में सेट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिएगा इसको, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये जो क्रॉस के साइन है दोस्तों, देखिएगा क्रॉस के साइन यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ये क्रॉस के जो साइन है दोस्तों, तो उनको यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसमें के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके साथ साथ उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के जो हिस्से थे उनमें अस्थायी बंदोबस्त लागू था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ स्थायी बंदोबस्त जो अगर अवध के कुछ एक हिस्सों में बात करें तो यहां पर भी लागू था, लेकिन यहां पर मुख्य जो क्षेत्र थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक थे, जैसा कि आप मैप पर यहां पर देख पा रहे हैं। फिर दोस्तों जो क्रॉस लाइन है, देखिएगा जो क्रॉस लाइन है, ये देखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था यहां पर लागू की गई। तो क्रॉस लाइन के अंतर्गत दोस्तों आप देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। इधर मुंबई, मद्रास, ठीक है दोस्तों, इधर मुंबई, मद्रास, और ये असम वाला जो क्षेत्र है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है। मुंबई, मद्रास और असम जो क्रॉस लाइन आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ रही है। अब फिर अगर दोस्तों इस पे हम लोग बात करें महालवाड़ी, तो जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि अवध का क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश वाला जो वर्तमान का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और मध्य प्रांत, यहां पर महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ये नाम से पूछा जा चुका है सहारनपुर। पहले तो यही आपको याद रखना है कि सहारनपुर, क्योंकि अवध का हिस्सा है और सहारनपुर अवध का हिस्सा है, तो यहां पर भू राजस्व की कौन सी प्रणाली लागू होगी? महालवाड़ी। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों एक जोड़ा गया था डलहौजी से। ये सवाल थोड़ा सा आपको याद रखना है, डलहौजी से। ठीक है, तो सहारनपुर में डलहौजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व की दर थी वो 50% तय की गई थी। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है। तो इसके माध्यम से क्वेश्चन अगर अलग अलग यहां पर बन जाए दोस्तों, तो ऑन मैप चीजों को थोड़ा सा क्लियर रखना है आपको। अब जो क्षेत्र हैं वो आप आराम से इस मैप के अनुसार देख लेंगे और इंडिकेशन जिनका ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से आपको ये बात यहां पर क्लियर पता चल गई होगी। तो अब ये ऑन मैप के हिसाब से इनको लोकेशन भी याद रख सकते हैं और अलग अलग व्यवस्थाएं क्या प्रचलित थी वो भी हम लोग यहां पर याद रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद का जो पोर्शन होगा हम लोग के टॉपिक में, तो हम लोग अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पहले स्वतंत्रता संग्राम की, यानी 1857 की क्रांति को हम लोग देखेंगे। क्रांति की प्रमुख जो अलग अलग घटनाएं, प्रारंभ कहां से हुआ और फिर उसके बाद इसके प्रभाव क्या हुए, कारण क्या रही कि असफल हो गई क्रांति, और क्रांति की जो ज्वाला भड़की थी उसके पीछे, क्योंकि एक समय का तो परिणाम था नहीं, वो क्रांति के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उनको भी देखेंगे और बहुत आसानी से पूरे क्षेत्रों को कंफर्म कर लेंगे। कहां कहां पर किसने नेतृत्व किया, लगातार पेपर में इसके सवाल बनते हैं दोस्तों, तो उनको देख लेंगे, ऑन मैप भी देख लेंगे, और कौन कौन से ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने उस क्रांतियों का दमन किया, तो उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेंगे और ट्रिक के माध्यम से उसको समझ लेंगे। तो दोस्तों लगातार आप बने रहिएगा, और फिर से एक बार कह रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, और फिर बेल आइकॉन प्रेस करेंगे जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लेंगे, जहां से पीडीएफ जिससे रिलेटेड है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों इस सूचना के साथ कि फिर आगे अगला जो लेक्चर होगा इस पर वो 1857 की क्रांति पर बेस्ड होगा, तो सभी लोग उसको जरूर वॉच करिएगा। सारे क्वेश्चन हम लोग जल्दी से फटाफट करते हुए चलेंगे। तो आज फिलहाल यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।